हेलो गाइस, वेलकम टू तनिष्क स्टडी हब। आज हम रीड 2022 के एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने एनसीईआरटी की बुक से सिलेक्ट किए हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की बुक से पिक किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा विविधता का तत्व नहीं है? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य। मनुष्य विविधता का तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विशेषता समीर दोष से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता समीर दोष से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शंस है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हिंदू। निम्न में से हिंदू विशेषता समीर दोष से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में जो विविधता का पहलू नहीं है वह है। निम्न में जो विविधता का पहलू नहीं है वह है। इसके ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जाति की भिन्नता। जाति की भिन्नता विविधता का पहलू नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित ग्रंथ है। इसका ऑप्शंस है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, केसर सागा। केसर सागा जो ग्रंथ है वो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लद्दाख के रास्ते जो धर्म तिब्बत पहुंचा वह है। लद्दाख के रास्ते जो धर्म तिब्बत पहुंचा है वह है। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म। लद्दाख के रास्ते जो धर्म तिब्बत पहुंचा है वह है बौद्ध धर्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षण बना? केरल का क्षेत्र किस कारण व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षण बना? इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मसालों के कारण। केरल का क्षेत्र वहाँ उपस्थित मसालों के कारण आकर्षण का केंद्र बना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विविधता का अर्थ है। विविधता का अर्थ है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भिन्नता। विविधता का अर्थ है भिन्नता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन सा असमानता का कारक है न कि विविधता का? इनमें से कौन सा असमानता का कारक है न कि विविधता का? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धन और आय की भिन्नता ये असमानता का कारक है न कि विविधता का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। छोटा तिब्बत कहा जाता है। छोटा तिब्बत कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख को। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव की उत्पत्ति हुई है। मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी अफ्रीका से। मानव की उत्पत्ति हुई है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी अफ्रीका से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नील घाटी सभ्यता स्थित है। नील घाटी सभ्यता स्थित है। इसका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मिस्र में। नील घाटी सभ्यता मिस्र में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
विश्व में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? विश्व में सर्वाधिक किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ईसाई। विश्व में सर्वाधिक जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो है ईसाई यानी कि क्रिश्चियन। चलिए अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चीनी। विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है चीनी भाषा। चलिए अगला प्रश्न। 3500 ईसा पूर्व सबसे पहले टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे किस साम्राज्य का विकास हुआ? 3500 ईसा पूर्व सबसे पहले टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे किस साम्राज्य का विकास हुआ? टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे किस साम्राज्य का विकास हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुमेर। 3500 ईसा पूर्व टिग्रिस और यूफ्रेटस के किनारे जिस साम्राज्य का विकास हुआ था वो था सुमेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यांग हो सभ्यता स्थित है। यांग हो सभ्यता स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीन। यांग हो सभ्यता चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत व पाकिस्तान में विकसित सभ्यता है। भारत और पाकिस्तान में विकसित सभ्यता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिंधु घाटी। भारत और पाकिस्तान में जो सभ्यता विकसित हुई थी वो था सिंधु घाटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 घूमर। राजस्थान का प्रमुख नृत्य है घूमर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल नहीं है। बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बद्रीनाथ। बद्रीनाथ बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के द्वारा मान्य भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के द्वारा मान्य भाषाएं हैं। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 22। भारतीय संविधान के अनुसूची के द्वारा जो मान्य भाषाएं हैं उनकी संख्या है 22 यानी कि 22। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिहू प्रसिद्ध है। बिहू प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 असम। बिहू जो है वो असम में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ओणम पर्व प्रसिद्ध है। ओणम पर्व प्रसिद्ध है। ओणम जो पर्व प्रसिद्ध है इसके ऑप्शंस हैं ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। ओणम पर्व जो है वो केरल में प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पंडवानी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। पंडवानी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन हैं ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। पंडवानी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए। राजस्थान की प्रमुख गायन शैली है। राजस्थान की प्रमुख गायन शैली है। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मांड। राजस्थान की जो प्रमुख गायन शैली है वो है मांड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पोंगल पर्व प्रसिद्ध है। पोंगल पर्व प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में पोंगल पर्व प्रसिद्ध है, यहाँ का नृत्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है। बिहार का प्रसिद्ध उत्सव है। इसके ऑप्शंस हैं,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 छठ पूजा। बिहार का जो प्रसिद्ध उत्सव है वो है छठ पूजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। इसके ऑप्शन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बम्बई प्रांत में निम्न में से किस समुदाय को अछूत माना गया है? बम्बई प्रांत में निम्न में से किस समुदाय को अछूत माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महार। बम्बई प्रांत में निम्न में से किस समुदाय बम्बई प्रांत में महार समुदाय के लोगों को अछूत माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा ऐसी धारणा है जिसमें हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बनाकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं पूर्वाग्रह। चलिए अगला प्रश्न। भारत आज़ाद हुआ। भारत आज़ाद हुआ था। इसके ऑप्शन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 15 अगस्त 1947 को। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है। कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया है डैश। ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अस्पृश्यता को। कानूनी रूप से अस्पृश्यता को ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि छुआछूत को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है। महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है। इसके ऑप्शंस हैं ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भीमराव अंबेडकर महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोविंद गुरु ने। संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भीलों व ग्रासियों के मध्य भगत आंदोलन चलाया था। भीलों और ग्रासियों के मध्य भगत आंदोलन चलाया था। इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोविंद गुरु। भीलों और ग्रासियों के मध्य जो भगत आंदोलन चलाया था वो थे गोविंद गुरु, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध किस भारतीय ने आंदोलन चलाया था? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध किस भारतीय ने आंदोलन चलाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी। दक्षिण भारत में रंगभेद नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया था वो था महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न, सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है जहां स्थानीय स्तर से अभिप्राय है। सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है जहां स्थानीय स्तर से अभिप्राय है। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्राम या शहर। स्थानीय स्तर से यहाँ तात्पर्य है ग्राम या शहरी स्तर पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है। राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है। इसके ऑप्शंस हैं ये, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राजा या रानी में। राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है राजा या रानी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चुनाव। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है चुनाव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अमेरिकन स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिकन स्त्रियों को मतदान करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1920 में। सन 1920 में अमेरिकन स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सरकार का काम है। सरकार का काम है, क्या ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। यानी कि सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना और एक कानून बनाना, ये सरकार का काम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया। भारत में प्रथम भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाला साहेब गंगाधर खेर। भारत में प्रथम भाषा आयोग जिसके अध्यक्षता में गठित किया गया था वह है बाला साहेब गंगाधर खेर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा पर हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्राकृत। बुद्ध ने अपनी शिक्षा जिस भाषा में दी थी उसका नाम है प्राकृत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना की है। इसका ऑप्शन सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पतंजलि ने। दर्शन की जो योग पद्धति है उसकी स्थापना की थी पतंजलि ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई। इसके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो लिखी गई थी वो वल्लभी में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती है।
किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, चाणक्य। अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का मार्ग था। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तक्षशिला। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के मध्य आने जाने का मार्ग था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया? किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया? इसके ऑप्शंस हैं ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध से परित्याग कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लगभग 2200 वर्ष पहले। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? इसके ऑप्शंस हैं ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्राम भोजक। भारत के उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति था उसे ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, जातकों का संकलन किसने किया? जातकों का संकलन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बौद्ध भिक्षुओं ने जातकों का संकलन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भरूच का यूनानी नाम था। भरूच का यूनानी नाम था। इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेरी गाजा। भरूच का यूनानी नाम था बेरी गाजा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सांची किस राज्य में स्थित है? सांची किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। सांची मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अरिकामेडु कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पुदुचेरी। अरिकामेडु पुदुचेरी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मूवेंदार में शामिल नहीं है। मूवेंदार में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सातवाहन। सातवाहन मूवेंदार में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चीन। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। कार्ले की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत यात्रा पर आया था? निम्न में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत यात्रा पर आया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। फा शियन, श्वेन त्सांग और इसिंग, ये तीनों चीनी यात्री भारत यात्रा पर आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुषाण। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन से थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कुषाण। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हरिसेन। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रम संवत की स्थापना की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? हर्षचरित के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बाण भट्ट। हर्षचरित के रचयिता थे बाण भट्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऐहोल किनकी राजधानी थी? ऐहोल किनकी राजधानी थी? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा, आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 चालुक्य। ऐहोल चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थानीय सभाएं कार्य करती थी। स्थानीय सभाएं कार्य करती थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण भारत के राज्यों में। स्थानीय सभाएं कार्य करती थी दक्षिण भारत के राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महरौली स्थित दिल्ली स्थित लौह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है? महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है? मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गर्भगृह। मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को जिस स्थान पर रखा जाता है उससे कहा जाता है गर्भगृह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम के रचयिता कौन थे? तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम के रचयिता कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इलांगो। तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम के रचयिता थे इलांगो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वाल्मीकि। वाल्मीकि जी को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन से है? निम्न में से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुश्रुत।
सुश्रुत शल्य चिकित्सक हैं जो कि प्रसिद्ध है अपने समय के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कुशीनारा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा स्थान पर हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करने वाले लोग क्या कहलाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संग्राहक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह कहाँ स्थित थे? सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह कहाँ स्थित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विंध्य के उत्तर में। सबसे पहले चावल जिन स्थानों पर उपजाया गया वह स्थित थे विंध्य के उत्तर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्राकृत। अतीत में भारत में आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुरातत्वविद। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है पुरातत्वविद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? संस्कृत की आरंभिक कृति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पूर्व। गारो पहाड़ियाँ भारत की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अति प्राचीन काल के कौन से औजार आज भी बचे हैं? अति प्राचीन काल के कौन से औजार हैं जो आज भी बचे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पत्थरों के औजार। अति प्राचीन काल के जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी संरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कुत्ता। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वज्रहोम कहाँ स्थित है? वज्रहोम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वर्तमान कश्मीर में। वज्रहोम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेहरगढ़। बोलन दर्रे के पास स्थित जो स्थान है वो है मेहरगढ़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 10,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ हुआ था 10,000 साल पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई? सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हड़प्पा। सबसे पहले खुदाई में हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। हड़प्पा नगर मिला था। ठीक है, चलिए। महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा। हड़प्पा के लोग ओमान से तांबा धातु का आयात करते थे। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3 भागों में। धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला है? हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लोथल। हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह प्राप्त हुआ है वो लोथल नगर में मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3900 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत हुई थी 3900 साल पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न। सोम क्या है? सोम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पौधा। सोम एक पौधा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, विश। ऋग्वैदिक काल में पूरी जनता या समुदाय को विश नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3000 वर्ष पहले। महापाषाण काल कब्रें बनाने की प्रथा हुई थी 3000 वर्ष पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? तेलुगु कौन से भाषा परिवार की भाषा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द्रविड़ भाषा परिवार। तेलुगु भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भी भाषा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करना किस वर्ग का कार्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्षत्रिय। युद्ध करना तथा लोगों की रक्षा करने का कार्य था क्षत्रिय वर्ग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फसलों पर लगाया गया कर। महाजनपद काल में फसलों पर लगाया गया कर सबसे महत्वपूर्ण कर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैसिडोनिया। सिकंदर मैसिडोनिया का राजा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वज्जी। वैशाली जिस राज्य की राजधानी थी वो थी वज्जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की? दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पतंजलि ने। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना की थी पतंजलि ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भगवान महावीर। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर थे। उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई? वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वल्लभी। जैन धर्म की शिक्षाएं वल्लभी स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। इसका ऑप्शन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 संसद। संसद देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विधायिका का काम है। विधायिका का काम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कानूनों का निर्माण करना। विधायिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री। भारत में सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न। राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मंत्रिमंडल की बैठक में। राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 संसद। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है संसद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत की 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति है। भारत की 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत की 3 सेनाओं का प्रधान सेनापति है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को सुलझाता है। नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद को सुलझाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों और सरकार के बीच के विवाद को सुलझाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक के राज्यसभा रोक सकती है। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 543। वर्तमान में लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या है 543 543। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंडल आयोग का अध्यक्ष है। मंडल आयोग का अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बीपी मंडल। बीपी मंडल मंडल आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में जिम्मेदार होते हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के लिए उपायों के लिए एक निकाय के रूप में जिम्मेदार होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नौकरशाह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देश की न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। देश की न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वित्त विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोकसभा में। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में अब मूल अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिकार अब भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में अब मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, यह किस मूल अधिकार से संबंधित है। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है,
यह किस मूल अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 समानता के अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 छुआछूत का निषेध। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खतरनाक कार्य नहीं किया जा सकता, इसका संबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है। बस राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिस देश की फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़कर गुआंतानामो वे स्थित जेल में डाल दिया। जिस देश की फौज ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़कर गुआंतानामो की स्थित जेल में डाल दिया, वो है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। अमेरिका देश ने दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को पकड़कर गुआंतानामो की जेल में डाल दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से देश में वंशानुगत राजा का शासन है? निम्न में से कौन से देश में वंशानुगत राजा का शासन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब। सऊदी अरब में वंशानुगत राजा का शासन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 6। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों की संख्या है, या मूल अधिकार की संख्या 6 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक स्वतंत्रता। निम्न में से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता। यह अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार भारत के समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत में कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। भारत में कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1993 में। 1993 में भारत में कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को निम्न में से किस अधिकार का हिस्सा माना है? सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को निम्न में से किस अधिकार का हिस्सा माना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जीवन का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा माना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में खतरनाक कार्य नहीं किया जा सकता, इसका संबंध है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। केरल का प्रसिद्ध उत्सव है, केरल का प्रसिद्ध उत्सव है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ओणम। केरल का प्रसिद्ध उत्सव है ओणम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या उल्कापिंड? इनमें से कौन से खगोलीय पिंड हैं? इसके ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और उल्कापिंड, ये चारों खगोलीय पिंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है उन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती है। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नक्षत्र मंडल। तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो आकृति बनाई जाती है उसे कहा जाता है नक्षत्र मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नक्षत्र मंडल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और वो जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूरज से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम, फर्स्ट बुध, देन शुक्र, फिर पृथ्वी और देन मंगल। चलिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? इसका ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 शुक्र, ऑप्शन 3 मंगल या ऑप्शन नंबर 4 बृहस्पति। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, देखिए इनमें से आंतरिक ग्रह कौन से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बुध, शुक्र और मंगल, ये आंतरिक ग्रह है। ठीक है, बुध और शुक्र और मंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए गए ग्रहों में से बाह्य ग्रह है। नीचे दिए गए ग्रहों में से बाह्य ग्रह बृहस्पति, नेपच्यून यानी कि वरुण, तीसरा शनि या यूरेनस यानी कि अरुण। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, कौन से बाह्य ग्रह हैं? इसके ऑप्शन ये रहे, आप देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपयुक्त सभी। ये जो चारों ग्रह हैं बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण और शनि, ये चारों बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सौर मंडल में किन्हीं दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मंगल और बृहस्पति। सौर मंडल में जिन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र पट्टी पाई जाती है वह है मंगल और बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न। हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नेपच्यून यानी कि वरुण। हमारे ग्रह मंडल में सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह स्थित है वह है नेपच्यून यानी कि वरुण। चलिए अगला प्रश्न। हेक्टर और उसके सहपाठी अपनी भाषा सीखना चाहते थे, उनकी भाषा थी।
हेक्टर और उसके सहपाठी अपनी भाषा सीखना चाहते थे, उनकी भाषा थी, उनकी भाषा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 जूलू। हेक्टर और उसके सहपाठी अपनी भाषा सीखना चाहते थे, लेकिन उनकी भाषा जो थी वो थी जूलू। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नेल्सन मंडेला। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। भारत में सरकार कितने समय के लिए चुनी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 5 वर्ष। भारत में सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। नेल्सन मंडेला ने किसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रंगभेद के खिलाफ। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में भागीदारी का तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आतंक फैलाना लोकतंत्र में भागीदारी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। भारत में लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चुनाव आयोग। भारत में लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है चुनाव आयोग की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है। हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा। ग्राम सभा हमारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत किस देश की जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत किस देश की जनता संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी के तहत जनता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज और संविधान संशोधन के लिए पहल कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है। लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति जवाबदेही होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जनता। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है सदस्य होता है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक वयस्क व्यक्ति जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होता है सदस्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्राम सभा का। ठीक है, एक ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। एक ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सरपंच। ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है सरपंच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था की ग्राम स्तर की संस्था को कहते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा के प्रति। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। जिले की सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिला परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता है ग्राम सचिव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में कब से लागू किया गया।
ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में कब से लागू किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2011 से ग्राम सचिवालय व्यवस्था को सभी जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज संस्थाओं को किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज उद्घाटन कब किया गया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कब किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का हिस्सा होती है। वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या का हिस्सा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1 से ही 1/10। वार्ड सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या होती है 1 से ही 1/10, नहीं 1/10, सॉरी। निम्न में से कौन सा खेती का काम नहीं है? निम्न में से कौन सा खेती का काम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेंदू के पत्ते इकट्ठे करना। चलिए अगला प्रश्न। कलपट्टू गांव स्थित है। कलपट्टू गांव स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु में। कलपट्टू गांव तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस मौसम में मछुआरा मछली नहीं पकड़ते? किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं? किस मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मानसून के मौसम में मछुआरे मछली नहीं पकड़ते। चलिए अगला प्रश्न। दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाला का इंतजार करते हैं उस स्थान को कहते हैं। दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर जहां काम देने वाले का इंतजार करते हैं उस स्थान को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लेबर चौक। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है। स्थायी कर्मचारी को अनेक सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। चिकित्सा सुविधाएं, संवैधानिक छुट्टियां और प्रोविडेंट फंड, ये स्थायी कर्मचारियों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? स्थायी दुकानदारों को लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नगर निगम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। सौर मंडल का निर्माण किनसे मिलकर होता है? सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? इसका ऑप्शन है 1, उपग्रह, ग्रह, सूर्य और उल्कापिंड। सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? इसके ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सौर मंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड इन चारों से मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले रहते हैं? सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले रहते हैं? इसके ऑप्शन सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दीर्घवृत्ताकार। सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते दीर्घवृत्ताकार आकृति में फैले रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति एवं बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? सौर मंडल के कौन से वो दो ग्रह हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शुक्र और यूरेनस, यानी कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी कि प्राकृतिक उपग्रह नहीं? हमारे ग्रहों में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह है? इसके ऑप्शन है बुध, शुक्र और शनि और यूरेनस। इसके ऑप्शन होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बुध और शुक्र। बुध और शुक्र हमारे ऐसे सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह यानी कि नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दिए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? नीचे दिए गए ग्रहों में से सबसे अधिक चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास सबसे अधिक या सबसे चंद्रमा के पास जो सबसे अधिक ग्रह है वो है बृहस्पति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन है? प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की बैठक में कुल सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है? इससे कम संख्या पर बैठक निरस्त हो जाती है। ग्राम पंचायत की बैठक में कुल सदस्यों की लगभग 1/3 उपस्थिति आवश्यक है, इससे कम पर बैठक निरस्त हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 1/3। चलिए अगला प्रश्न। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कार्यों का उल्लेख किया गया। 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के कार्य का उल्लेख किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 29। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे का उल्लेख किया गया है वो 29। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है? निम्न में से कौन जिला प्रशासन की प्रमुख इकाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कलेक्टर। कलेक्टर प्रशासन की प्रमुख इकाई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जिले हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 640। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 640 जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ काल किस काल में दिखाई देता है? आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ किस काल में दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मौर्य काल। आधुनिक जिला प्रशासन का प्रारंभ मौर्य काल में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गांव की भूमि का मापना और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य है। गांव की भूमि का मापना और उसका रिकॉर्ड रखने का मुख्य कार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पटवारी का। गांव की भूमि का मापन और उसका रिकॉर्ड का मुख्य कार्य है पटवारी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है। भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जिलों में। भारत के सभी राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में पाठ में वर्णित मोहन है। निम्नलिखित में पाठ में वर्णित मोहन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एक किसान। पाठ में वर्णित मोहन एक किसान है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न।
गांव में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्य जिम्मेदारी होती है। गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय पुलिस की। गांव में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी है स्थानीय पुलिस की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है। गांव के एक किसान के खेत का रिकॉर्ड रखता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पटवारी। पटवारी गांव के सभी किसानों के खेत और गांव की जमीन का रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, चलिए अगला। छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम से जाना जाता है वह। छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम से जाना जाता है वह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नगर पालिका। छोटे शहरों में नगर निगम को जिस नाम जाना जाता है वह है नगर पालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पूना एक बड़ा शहर है। इस नगर के निर्वाचित निकाय को कहा जाता है। पूना एक बड़ा शहर है। इस नगर के निर्वाचित निकाय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नगर निगम। पूना एक बड़ा शहर है तो इस नगर के निर्वाचित निकाय को कहा जाएगा नगर निगम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम करता है। नगर निगम के निर्णयों को जो लागू करने का काम करता है वो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आयुक्त। नगर निगम के निर्णयों को लागू करने का काम करता है आयुक्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से जो कार्य नगर निगम का नहीं है वह है। निम्न में से जो कार्य नगर निगम का नहीं है वो है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रेलवे स्टेशन बनाना नगर निगम का कार्य नहीं है। ठीक है, नगर निगम का कार्य है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, पानी सुविधा उपलब्ध कराना और कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़ा कलेक्ट करना। चलिए अगला प्रश्न। नगर निगम को पैसा मिलता है। नगर निगम को पैसा मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी से। नगर निगम को पैसा मिलता है गृह कर से, संपत्ति कर से, मनोरंजन कर से। इन तीनों से नगर निगम को पैसा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न। शहर कहने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। शहर कहने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 5000। शहर कहने के लिए कम से कम जनसंख्या होनी चाहिए 5000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं। नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पार्षद। नगर परिषद के सदस्य कहलाते हैं पार्षद। अगला प्रश्न। किस अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। किस अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के 18 कार्यों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 12वीं अनुसूची में नगरीय संस्थाओं के जो 18 कार्य उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पार्षद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। पार्षद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 21 वर्ष। पार्षद का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। गाइस, ये थे हमारे रीड के एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी की बुक से सेलेक्ट किए थे, एनसीईआरटी बुक से पिक किए थे, जो आपके रीड के एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो के लिए बनाइए। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।